दीक्षा भूमि में नमन करते हुए हमने संकल्प किया कि हम पूरे देश के अंदर अब से सही 5 साल बाद 14 अक्टूबर 2025 को 10 करोड़ लोगों को पूरे देश में बौद्ध बनाएंगे। कुछ सवाल हैं जो मुझे परेशान करते हैं। उसमें बहुत बड़ा सवाल तो ये है कि जो हमारा बहुजन समाज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम अपने महापुरुषों से सुनते आए हैं 85% बहुजन, ऐसे कौन से कारण हैं कि देश की जनसंख्या में तो हम 85% हैं, लेकिन हमारे पास संसाधन देश के 10% हैं। जब हम देश के मूल निवासी हैं, आर्यंस लगभग 4000 साल पहले विदेश से भारत में आए, इसका मतलब हम मूल निवासी पहले से भारत में थे। ये देश हमारा है, इस देश में निर्माण का काम भी हम करते हैं, इस देश में उत्पादन का काम भी हम करते हैं, लेकिन जो भी हम निर्माण कर रहे हैं, जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं, उसका मालिक कोई और है। उससे जो धन उत्पन्न होता है वो धन दूसरे की जेब में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं त्रुटि हमसे हो रही है। जो लोग हजारों साल से जिन्होंने हमारा शोषण किया, सब कुछ छीन लिया, उन्होंने धर्मशास्त्रों में हमें शूद्र बना के हमारे पढ़ने लिखने के अधिकार पे बंदिश लगा दी, हमारे व्यापार करने पर बंदिश लगा दी, हमारे धन और संपत्ति को इकट्ठा करने पर बंदिश लगा दी। और ये बंदिश कोई 2-4 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, 100-200 साल नहीं, लगभग लगातार 3500 साल तक ये धार्मिक बंदिश हमारे ऊपर रही। इसी वजह से हम लोग दीनहीन हो गए, गरीब हो गए और गुलाम हो गए। जैसा कि ज्योतिबराव फूले जी ने कहा कि ज्ञान बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, और नीति बिना धन गया, और धन के अभाव में हम गुलाम बन गए। लेकिन सवाल यह है कि इतने हजारों साल में भी हमें समझ क्यों नहीं आई? हमें समझाने का प्रयास कबीरदास जी ने भी किया, संत गुरु रविदास जी ने भी किया, ज्योतिबराव फूले जी ने भी किया, पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने भी किया, और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने लगातार संघर्ष करके अपना पूरा जीवन लगा के पिछले 3500 साल की गुलामी से हमें आजादी दिला दी। और केवल आजादी नहीं दिलाई, केवल संवैधानिक दृष्टि से समान नहीं कर दिया, बल्कि हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए, व्यापार करने के रास्ते खोल दिए, संसद में आने के रास्ते खोल दिए, विधानसभाओं में आने के रास्ते खोल दिए, सरकारी नौकरियों में आने के रास्ते खोल दिए। और उस रास्ते के खुलने से धीरे धीरे हम थोड़े थोड़े मजबूत होने शुरू हो गए। लेकिन यहीं से फिर उनके दिमाग में एक विकृति पैदा हुई। फिर उन्होंने एक षड्यंत्र शुरू किया कि भी ये वो समाज जो अपने आप को बहुजन कहता है, जो अपने आप को मूल निवासी कहता है, जो अपने आप को दलित, पिछड़ा व आदिवासी कहता है, ये समाज हजारों साल हमारा गुलाम रहा। और कभी 18-18 घंटे काम करने के बाद इसने कभी पैसे नहीं मांगे। हमने इनकी बहनों की इज्जत लूटी, इनके घरों को जलाया, इनके बच्चों की हत्याएं की, पर इस समाज ने कभी उफ तक नहीं किया। लेकिन आज ये समाज काम के बदले में पैसे मांगने लगा है। आज ये समाज हमारे सर पे अफसर बन के बैठ गया है। आज ये समाज फिर से गुलाम बनने को तैयार नहीं है। ऐसी कौन सी ताकत इनके हाथ में आ गई कि ये बेजुबान गूंगा बहरा समाज बोलने लगा है? ये आज अपने हक और अधिकार की बात करने लगा है। ये बहुजन के नाम पे एकजुट होने की बात करने लगा है। और जो बहुमत से सरकारें बनती थी, इन्होंने ऐसा
एक ताकत अपनी जोड़ के दिखाई कि देश में कोलिशन की सरकार बननी शुरू हो गई, बहुमत की सरकारें आना बंद हो गई। तभी उन्होंने षड्यंत्र रचा कि सबके पीछे एक ही कारण है और वो कारण इनका पढ़ना लिखना और नौकरियों में आना। तो उन्होंने षड्यंत्र किया कि इनके पढ़ने लिखने के रास्ते फिर से बंद कर दो, इनके नौकरियों में आने के रास्ते फिर से बंद कर दो। लेकिन बाबा साहेब के दिए संविधान की वजह से, प्रजातंत्र की वजह से और वन मैन वन वोट वन वैल्यू, सबकी वोट की जरूरत है ना सत्ता में आने के लिए। इसलिए डायरेक्ट ना तो हमारे लिए स्कूल में आना बंदिश किया जा सकता था, ना नौकरियों में आना बंदिश किया जा सकता था, ना व्यापार में आने को प्रतिबंध लगाया जा सकता था। तो उन्होंने कान सीधा सीधा ना पकड़ के घुमा के कान पकड़ा। कैसे पकड़ा? आप याद करो, पीछे जाओ, अब से 40-45 साल पहले कोई पब्लिक स्कूल नहीं होते थे। कोई कितना ही अमीर हो और कितना ही गरीब हो, सबके बच्चे उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। तो टीचर पक्षपात तब भी करता था। वो ये करता था, दलितों के, गरीबों के बच्चे को आगे से उठा के पीछे बिठा देता था और वो अपने उन बच्चों को आगे बिठा के रखता था। लेकिन जब ब्लैक बोर्ड पे चौक लेके पढ़ाता था तो पढ़ाता तो सबको एक जैसा था। जिस बच्चे में हिम्मत होती थी, हौसला होता था, लगन होती थी, वो बच्चा पढ़ लिख के आगे निकल जाता था। और बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया तो वो नौकरियों में भी आ जाता था। तो उन्होंने रोकने का रास्ता निकाला कि भाई सरकारी स्कूलों में इनका आने पे प्रतिबंध तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सरकारी स्कूलों के शिक्षा के स्तर को इतना गिरा दो कि सरकारी स्कूल से पढ़ के बच्चा कामयाब ना हो पाए। और पब्लिक स्कूल खोलते चले गए। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जहाँ लाखों रुपए फीस है। और पब्लिक स्कूल में भी एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, उसकी फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, हर परिवार में कम से कम दो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा महीने में कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपया। और हमारे समाज के 98% लोग ऐसे जिनके पूरे परिवार की इनकम 20,000 रुपये महीना नहीं है। तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? मजबूरी में सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। और सरकारी स्कूलों के स्तर को उन्होंने जानबूझ के गिरा दिया। उनके लोगों के पास पैसे हैं, उनके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे और कामयाब होंगे, हमारे बच्चे सरकारी में पढ़ेंगे और मजदूर बनेंगे। क्योंकि उनके सामने एक सवाल ये पैदा हो गया, अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे खेत में मजदूरी का काम कौन करेगा? बड़ा सोचा समझा षड्यंत्र था। तो एक तरफ तो उन्होंने एजुकेशन को प्राइवेटाइज करना शुरू किया और दूसरी तरफ नौकरियों में आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट बंद कर दिया। 4th तो छोड़िए, 4th क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, सब में प्राइवेटाइजेशन। और तो और अब तो IAS के लिए भी डायरेक्ट लेटरल एंट्री से सीधा जॉइंट सेक्रेटरी लगा रहे हैं। यानी वहां पे भी आपकी जो आप मेहनत करके पढ़ने के बाद एग्जाम पास करके आ जाते थे, अब आपके उस रास्ते को भी वो लोग बंद कर रहे हैं। अभी वो बैंकिंग का आया कि जो वैकेंसी निकाली, SC का 15% से घटा के 11, ST का 7.5 से घटा के 5, OBC का 27% से घटा के 16। भाई एक चीज देखो, आपको सबको समझना पड़ेगा। मैंने समता सैनिक दल की वर्दी पहन के कम से कम 30 साल खूब मेहनत की है, फिर अचानक राजनीति में आना हो गया। लेकिन एक बात मेरे को समझ में आ गई, जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, ये लोग लगातार हमारा शोषण करते रहेंगे। जिस दिन हम लोग एकजुट हो गए, 85, सच्चाई तो ये हम 15 हैं और हमारे 85 में से 70 लोग उस 15 के साथ खड़े हो जाते हैं और वो लोग जीत के सत्ता में आ जाते हैं। जिस दिन हमारे 85 में से 50 भी एकजुट हो गए ना, उस दिन देश की सत्ता हमारे हाथ में होगी। हमारी काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह मत लगा देना। जब हमें पढ़ने का मौका मिला तो हम IAS भी टॉप कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में भी टॉप कर रहे हैं, मेडिकल में भी टॉप कर रहे हैं, CA में भी टॉप कर रहे हैं। इसका मतलब काबिलियत हमारे अंदर कूट कूट के भरी है।
जहां भी हमें मौका मिला हमने अपनी काबिलियत साबित की। अब आने वाले समय में हमें कोशिश करनी है कि हम अपने सारी चीजें जब उत्पादन हम कर रहे हैं तो फिर उसे बेच भी सकते हैं। हम अपने पैसे को बाहर जाने से रोकेंगे, हम अपने कौशल को और ज़्यादा निखारेंगे, हम अपने लोगों को अपने ही बैंक या अपनी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बना के अपने ही पैसे का इस्तेमाल करके उनको मजबूत बनाने का रास्ता बनाएंगे। मुझे लगता है सरकारें होती किस लिए हैं? अगर सरकारें आम आदमी के लिए काम ना करें फिर उससे सरकार की क्या जरूरत? आपसे पूछना चाहता हूं सबसे, चाहे गरीब हो या अमीर हो, किसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं चाहिए? चाहे गरीब हो या अमीर हो, किसके बच्चे को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं चाहिए? अमीर हो या गरीब हो, किसको नौकरी नहीं चाहिए? रोटी किसको नहीं चाहिए? जब देश हमारा है तो या तो हमें हमारा हक जल्दी से जल्दी मिल जाए वरना हम छीन लेंगे। दीक्षा भूमि में नमन करते हुए हमने संकल्प किया कि हम पूरे देश के अंदर अब से सही 5 साल बाद 14 अक्टूबर 2025 को 10 करोड़ लोगों को पूरे देश में बौद्ध बनाएंगे। बहुत से लोग जब मैं दिल्ली पहुंचा कह रहे यार कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया? मैंने कहा हमारी संख्या इतने ढंग से प्रयास किया तो 10 नहीं 20 बनाएंगे। आपका निर्णय जो है ना वो ऐसे ही हवा में नहीं होना चाहिए, पूरा सोच विचार के होना चाहिए और निर्णय के प्रति कटिबद्धता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए और ईमानदारी भरी मेहनत होनी चाहिए। हम 5 साल मेहनत करेंगे और ये 10 करोड़ से ऊपर ही ले जाएंगे, नीचे तो नहीं। सहमति है ना आपकी? तो अब हमारा जो जीवन है, ये राजनीति तो आती जाती रहेगी, कुर्सियां तो आती जाती रहती, परमानेंट नहीं होती, ये टेम्परेरी होती हैं। आज मेरे पास है, कल किसी और के पास होगी, लेकिन हमारा समाज भी होगा, हमारा धर्म भी होगा। तो हम बुद्धिज्म के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर, जहाँ सब समान हो, जहाँ कोई ऊंच नीच की भावना ना हो, जहाँ किसी को कष्ट देने की भावना ना हो, जहाँ समता हो, भाईचारा हो, बंधुत्व हो, जहाँ प्रज्ञा हो, शील हो, समाधि हो, उस रास्ते पे चलते हुए अपने पूरे देश को बौद्धमय बनाने की दिशा में, प्रबुद्ध भारत का निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बड़े धैर्य से सुना, मैं आपका आभारी हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।